जून से शुरू होने वाली व्याख्याता भर्ती को मद्देनजर रखते हुए कलाम द्वारा जो है कल ऑफलाइन एक टेस्ट आयोजित किया गया था जिसका नाम था प्री फर्स्ट ग्रेड। और उस प्री फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर 1 था उसके पूरे 75 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। सिर्फ क्वेश्चन उत्तर नहीं बताऊंगा, मैं आपको एकदम डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन आया था आपका वो ये आया था कि निम्न में से अरावली की पहाड़ियों का ऊंचाई की दृष्टि से कौन सा सही घटता अनुक्रम है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा अगली फाइनल आंसर की में, क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, देखो ये सारी दक्षिणी अरावली की क्या है, दक्षिण अरावली की चोटियां हैं। तो दक्षिण अरावली की चोटियों का मैं एक क्रम बता देता हूं आपको। सबसे पहले गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर, ठीक है, चारों ऑप्शन गलत है इसमें। गुरु शिखर के बाद में आती है शेर, शेर सिरोही में, गुरु शिखर सिरोही में। फिर आती है देलवाड़ा, देलवाड़ा भी कहां पर है, सिरोही में। फिर आती है जरगा, और जरगा कहां पर है आपकी, जरगा है उदयपुर में। जरगा के बाद में आती है अचलगढ़, और अचलगढ़ भी आपकी कहां पर है, सिरोही में। इसके बाद में आती है कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ है आपकी पता है राजसमंद में, ठीक है। कुंभलगढ़ के बाद में जो आती है वो आता है धोनिया दुर्ग, ये नया नाम सुना होगा आपने, या धोनिया डूंगर, ठीक है, धोनिया डूंगर, ये राजसमंद उदयपुर की सीमा पर है। फिर आता है ऋषिकेश, और ऋषिकेश जो आपका ये भी कहां पर है, सिरोही में है। ऋषिकेश के बाद में आता है कमलनाथ, कमलनाथ कहां पर है, उदयपुर में। कमलनाथ के बाद में जो आपका आता है सज्जनगढ़, और सज्जनगढ़ भी कहां पर है आपका, उदयपुर में। ज्यादातर उदयपुर की चोटियां सिरोही और उदयपुर दो ही जगह की है। उसके बाद में आता है सायरा, क्या आता है, सायरा, सायरा भी उदयपुर में। सायरा के बाद में आता है लीलागढ़, लीलागढ़ भी कहां पर है, उदयपुर में, ठीक है। लीलागढ़ के बाद में जाता है नागपानी, नागपाड़ी नहीं है ये नागपानी है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैंने रघुनाथगढ़ तो नहीं लिखवाया, मैंने नाग पहाड़ तो नहीं लिखवाया, तो मैं बता दूं ये दक्षिणी अरावली की चोटियां है। और जो है आपका रघुनाथगढ़ सिक्कर में है, उत्तरी अरावली की चोटी है। नाग पहाड़ आपका जयपुर अजमेर में है, और ये मध्य अरावली की पहाड़ी है। ज्यादातर क्वेश्चन आता है दक्षिणी अरावली से, ठीक है। नागपानी है जो ये आपका उदयपुर में है। फिर गोगुंदा, गोगुंदा भी उदयपुर में है। और लास्ट में आता है कोटड़ा, कौन सा, कोटड़ा। तो ये श्रेणियां हैं आपकी लाइन से। तो यहां पर जो ये चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है। हालांकि इसमें उत्तर 2 नंबर मानना है, लेकिन ये डिलीट हो जाएगा क्योंकि लीलागढ़ जो है सज्जनगढ़ से बड़ा नहीं है। देखो सज्जनगढ़ ये रहा, लीलागढ़ ये रहा, तो सज्जनगढ़ ज्यादा बड़ा है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। चारों के चारों ऑप्शन गलत है, लेकिन आपको इस हिसाब से डायरेक्ट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा युग्म असुमेलित है। इधर प्रमुख नदी है, इधर सहायक नदी है। पार्वती की अंधेरी नदी जो है सहायक नदी है, तो बिल्कुल सही है। काली सिंध की परवन नदी जो है सहायक है, बिल्कुल। लूणी की सारणी नदी नहीं है, ठीक है, लूणी की सारणी नदी नहीं है। लूणी की सहायक नदियां मैं बता देता हूं इधर। लूणी की जो है दाएं किनारे से मिलने वाली, दाएं किनारे से मिलने वाली एकमात्र, दाएं किनारे से मिलने वाली एकमात्र है जोजड़ी। जोजड़ी नदी जो है वो दाएं किनारे से लूणी में मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। फिर बाएं किनारे से तो बहुत सारी है, बायां किनारा, बाएं किनारे से तो बची हुई सारी बाएं किनारे से ही मिलती है, जिसमें आपकी जो है मेन कौन कौन सी है, जैसे बांडी नदी है, ठीक है। बांडी के अलावा जो है आपके पास है गुइया नदी, ठीक है, सूकड़ी नदी, मीठड़ी नदी, ये सारी बाएं किनारे से मिलती है, ठीक है। लीलड़ी नदी, जवाई नदी, और इसके अलावा जो है आपको एक खारी और एक सागी नदी, खारी और सागी, सागी को सगाई नदी भी कहते हैं, सगाई नदी भी कहते हैं। तो ये सारी बाएं किनारे से, और लूणी की एकमात्र दाएं किनारे वाली है जोजड़ी। अब सारणी कहां की है, तो सारणी आपकी सोम नदी की सहायक नदी, किसकी, सोम, और सोम खुद किसकी है, माही की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बनास की कोठारी है, बिल्कुल भीलवाड़ा में जो है ये कोठारी नदी है, ठीक है। तो ये आपको पूरा ध्यान में रखना है कि जो है लूणी नदी की जो है दाएं किनारे की एकमात्र सहायक नदी है जोजड़ी, और जो है सारणी नदी है वो आपकी सोम नदी की सहायक नदी है, और सोम खुद जो है माही नदी की सहायक नदी है। अब एक चीज और मैं थोड़े से बता देता हूं, देखो अपना जो अगला संडे आएगा, अगला संडे कब आएगा अपना, 15 तारीख को, उसमें हम भी जो है ना अपने जीवा स्टडी का जो आपका ऐप है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लस कमेंट बॉक्स में भी जो है लिंक दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लेना आप। क्योंकि 15 तारीख को, 15 तारीख कब है, 15 तारीख जब संडे है आपका, ठीक है, 15 तारीख को जो संडे है उसको आपको जो है एक प्री फर्स्ट ग्रेड आयोजित करवाया जाएगा, पेपर 1 का, एकदम एग्जाम लेवल का पेपर 1 का प्री फर्स्ट ग्रेड आयोजित करवाया जाएगा। और फर्स्ट जो आएगा
ठीक है, उसको मिलेगा 151 रुपए का नगद उपहार, 151 रुपए का नगद उपहार। और ये टेस्ट आपका फ्री रहने वाला है, किसी भी प्रकार की कोई कॉस्ट नहीं लेंगे आपसे। बस आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का और कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक दिया है, उसको डाउनलोड कीजिए और 15 तारीख को जो संडे है उसको आपका एग्जाम करवाया जाएगा, जो है प्री फर्स्ट ग्रेड नाम से पेपर 1, एकदम फ्री एंट्री आपकी। और 151 रुपया क्या मिलेंगे आपको उसमें, फर्स्ट प्राइज को उपहार मिलेगा, सेकंड को भी देखते हैं उपहार दिया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट को 151 रुपए मिलेंगे। दूसरी बात, ये एकदम फ्री है, ठीक है, तो आपका कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाली। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर जलवायु प्रदेश है और इधर जिला है। देखो राजस्थान का एक रफली मैप बना देता हूं मैं। अब कोई ये मत बोलना कि राजस्थान ऐसा नहीं है, रफली बना रहा हूं, वापस सुन लेना, क्या है, रफली मैप है। इस हिसाब से मान लो कि ये राजस्थान है अपना, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर आपको पता ही है कि जो ये वाला एरिया है ये आता है आपका BWHW, और ये जो है कोपेन का वर्गीकरण है। किसका? कोपेन का वर्गीकरण। और कोपेन के वर्गीकरण का जो आधार है वो वनस्पति, वर्षा और तापमान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इस आधार पर वर्गीकरण करता है। फिर जो ये बीच का भाग है ये आता है आपका BSSW में, अर्ध शुष्क। और एक जो ये भाग है ऐसे करके ये आता है मैदानी भाग, जो अरावली के इस साइड है, ये आता है आपका CWG में, ठीक है। और बचा हुआ है जो ये वाला भाग है ये आता है AW में, जिसमें दक्षिणी राजस्थान और हाड़ौती प्रदेश आते हैं। तो यहां पर सुमेलित करना है, तो सबसे पहले AW आपको पता है हाड़ौती और जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का एरिया आता है, तो AW किससे सुमेलित हो गया? ऑप्शन नंबर 3 से, ठीक है। फिर बात आती है आपकी BWSW ऊपर की साइड है, इसमें ध्यान रखना जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ का कुछ भाग और गंगानगर सम्मिलित है, बाड़मेर सम्मिलित नहीं है। तो यहां पर जो है कौन हो जाएगा? गंगानगर, चौथा, ठीक है। फिर जो आता है आपका वो आता है BSSW, और ऑप्शन में BSSW में जो शामिल होता है ये वाला भाग किसका? बाड़मेर का। और मैदानी भाग जो अरावली के इस साइड है और प्लस अरावली का कुछ भाग ये आपका होता है CWG में। तो CWG में कौन सा आ गया? अलवर। जो जिस कलर से लिखा हुआ है वो उससे सुमेलित है, तो आपके सामने उत्तर आ गया होगा कि आपका जो है AW बांसवाड़ा, BWSW है वो गंगानगर, BSSW बाड़मेर और CWG अलवर। जैसलमेर भी जो है इसी में आता है, कौन सा? जैसलमेर, ध्यान रखना, लेकिन बाड़मेर जो है वो इसमें आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन एकदम डिटेल से बता रहा हूं, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो है ये चैनल अपना मुख्यतः जो है 1,20,000 सब्सक्राइबर है, इसमें मैं ज्यादातर रीड की क्लासें डालता हूं। और एक अपना 25,200 सब्सक्राइबर का दूसरा चैनल है जीवा स्टडी टीचिंग एग्जाम, जो सिर्फ सेकंड ग्रेड को समर्पित है, उस पर हर क्लास सेकंड ग्रेड की आती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र नहीं है? सबसे पहले हम बात करते हैं मांडो की पाल। मांडो की पाल है कहां पर? तो मांडो की पाल जो है आपकी ये है डूंगरपुर में। कहां पर? डूंगरपुर में, ठीक है। बात करें नीमला रायसेला की, तो ये नीमला रायसेला आपका दौसा में। कहां पर? दौसा में। थुरुंडेर या धुरुंडेर जो है आपका ये आपका जो है कहां पर है? उदयपुर में। देखो ये हो सकता है PDF में थोड़ा सा सही से नहीं दिख रहा हो, तो आप जो है क्वालिटी में जाके 360 कर लीजिए और अच्छे से दिखेगा आपको, ठीक है। फिर जो आपका मोरिजा बनोला ये आपका है जयपुर में, ठीक है। और ये नीचे वाले 3 है, ये तीनों के तीनों लौह अयस्क से संबंधित है, ठीक है, लौह अयस्क से। और ऊपर वाला जो डूंगरपुर वाला मांडो की पाल है ये फेल्सपार से संबंधित है। किससे? फेल्सपार से। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि लोहे से संबंधित नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1। कई बार क्या हो जाता है कि जो है ये दे देते हैं खाने और जो है आपको यहां पूछ लेते हैं कि कौन से जिले में, इसलिए मैंने जिले भी साथ में लिखवा दिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचों में वही है, असुमेलित बताना है आपको, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, इधर औद्योगिक इकाई दी हुई है और इधर स्थान राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्री, और ये आपकी भिवाड़ी में। और भिवाड़ी आपको पता ही है, वैसे जो है अभी नए जिले में आ गया, लेकिन पहले अलवर में हुआ करता था, ठीक है। तो राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्री जो है आपकी कहां पर है? भिवाड़ी में, ठीक है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड ये आपकी जयपुर में है, याद होनी चाहिए आपको। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड आपकी कहां पर है? जयपुर में। लोको एंड कैरिज वर्कशॉप, ठीक है, रेल से रिलेटेड है, ये भीलवाड़ा में ना होकर कहां पर आपकी? अजमेर में। और यही आपका क्या हो गया? असुमेलित हो गया, ऑप्शन नंबर
3। फिर अवंती स्कूटर्स, ये अलवर में है, बिल्कुल सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लोको एंड कैरिज वर्कशॉप अजमेर में है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में असत्य कथन बताना है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी निर्वाचकों का मत मूल्य समान नहीं होता, तो बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें सभी निर्वाचकों का मत मूल्य समान नहीं होता। क्यों? क्योंकि सांसदों का तो होता है 700। किसका? सांसदों का होता है 700। और जो मान लो राजस्थान अगर विधानसभा के सदस्यों की बात करें तो राजस्थान विधानसभा सदस्य का मत मूल्य है 129, तो सभी का समान कैसे हुआ? नहीं होता। तो पहला तो सत्य है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में या निर्वाचन मंडल में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधान मंडलों के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो अपन जल्दबाजी में इसको भी सही मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है और उत्तर इसका यही हो जाएगा। क्यों गलत क्या हुआ? पहली लाइन तो सही है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधान मंडल के सभी सदस्य भाग नहीं लेते, क्योंकि विधान मंडल बना होता है विधानसभा और विधान परिषद से, विधानसभा और विधान परिषद से बना होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों से मिलकर बना होता है, जबकि जो आपका राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसमें सिर्फ विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के नहीं लेते। तो विधान मंडल शब्द आने से दोनों कवर होते हैं, जिसमें विधान परिषद का नहीं होता, तो ये असत्य हो गया। अगला जो ऑप्शन है वो देखो, वैसे उत्तर तो मिल गया अपने को कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद का निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है तथा इसका निर्णय अंतिम होगा। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली से किया जाता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर ये छोटी सी बात पकड़नी थी अपने को विधानमंडल वाली। अब एक चीज देखो, ये तो मैं डिलीट कर देता हूं, एक चीज और बता देता हूं आपको कि ऐसे सदस्य जो क्या है, एक तो जो मनोनीत सदस्य हैं, कौन निर्वाचन में कौन भाग नहीं ले सकता? निर्वाचन में भाग नहीं लेने वाले सदस्य। एक तो आपके संसद और विधानसभा, विधानमंडल, संसद प्लस विधानसभा, संसद का मतलब हो गया राज्यसभा प्लस लोकसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते, मनोनीत सदस्य। ठीक है, दूसरा विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, यानी कि आपके जो है किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो उसके सदस्य, और संसद यानी कि राज्यसभा लोकसभा प्लस राज्यों की विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। फिर महाभियोग में जो है भाग लेने वाले, महाभियोग में भाग लेने वाले होते हैं मनोनीत सदस्य प्लस संसद के जो है निर्वाचित सदस्य, संसद के मनोनीत और संसद के निर्वाचित। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसे सदस्य जो महाभियोग में तो भाग लेते हैं लेकिन निर्वाचन में भाग नहीं लेते, तो वो है संसद के मनोनीत सदस्य। और ऐसे सदस्य जो महाभियोग में भाग नहीं लेते लेकिन निर्वाचन में भाग लेते हैं, वो है आपके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपना ऐप जो है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लें। 15 तारीख को आपका फर्स्ट ग्रेड का प्री फर्स्ट ग्रेड होगा जीवा स्टडी पर। 151 रुपए फर्स्ट रैंक को मिलेगा। जो है जितने भी घंटे एग्जाम चलेगा उसके दौरान आपको वो पेपर देना है, उसको मैं आगे सूचित कर दूंगा। अगला है, संविधान में प्रधानमंत्री का पद का जो उल्लेख है वो किस रूप में होता है? देखो सामान्यतः अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता है कि प्रधानमंत्री जो होता है वो क्या होता है, तो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता। लेकिन बात यहां पर हो रही है कि संविधान में प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख कैसे है? तो संविधान में प्रधानमंत्री का जो पद है उसका उल्लेख है मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में। ठीक है, मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में जो है संविधान में प्रधानमंत्री का पद उल्लेखित है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट होता कि प्रधानमंत्री होता है तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता, लेकिन संविधान में इस रूप से परिभाषित है। आगे देखो क्वेश्चन आएंगे मैथ के, उनको भी अच्छे ट्रिक से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, फिर सर्वोच्च न्यायालय की जो है अनुसांगिक शक्तियां यानी अधीनस्थ शक्तियां, एक मिनट,
सर्वोच्च न्यायालय की अधीनस्थ शक्तियां जो है आपकी, उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय उसकी जो आपके अधीनस्थ या अनुसांगिक शक्तियां हैं उसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 140 में। किसमें? अनुच्छेद 140 में। 139 में रिट जारी करना, क्या करना? रिट जारी करना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो 140 है आपका, जिसमें अधीनस्थ शक्तियां हैं, इसके जो तहत कार्यवाहक प्लस अतिरिक्त न्यायाधीश जो है इसको जो है लगा सकता है, अतिरिक्त न्यायाधीश लगाने की शक्ति, ठीक है। और जो आपकी अनुच्छेद 142 है, इसको जो है एक नाम देते हैं पूर्ण शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण शक्ति। किसको? अनुच्छेद 142 को, ठीक है। और अनुच्छेद 141 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय, या हम शॉर्ट में लिख देते हैं सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संपूर्ण भारत में लागू होगा। क्या होगा? संपूर्ण भारत पर लागू होगा, यह बात कहता है अनुच्छेद 141। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करो। किसका? असत्य कथन का। धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में शामिल करने हेतु अपात्र नहीं समझा जाएगा। बिल्कुल सही है। जब आप मतदाता सूची में धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, ये तो सही है। किसी नागरिक को चित्त विकृत अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण, अनिवास के आधार पर मताधिकार के प्रयोग करने से अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, यह भी बिल्कुल सही है। चाहे अपराधी हो, चाहे भ्रष्ट हो, चाहे अवैध हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको जो है अवैध आचरण, ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार का हो, या अनिवास का मतलब मूल निवास का पता ना हो, फिर भी उसको मताधिकार से अपन वंचित नहीं कर सकते। फिर संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्य संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है, यह बात भी बिल्कुल सही है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या का कोई निर्धारण नहीं है। फिर निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से जो भी पहले वो निर्धारित है, तो ये आपका गलत है और असत्य बताना था। ऑप्शन 4 असत्य हो गया, क्योंकि 6 वर्ष है यहाँ पर, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 10। एक ही कार्यकाल में सबसे कम अवधि तक लोकसभा अध्यक्ष पद पर कौन रहे? तो एक ही कार्यकाल में सबसे कम अवधि तक का लोकसभा अध्यक्ष जो है आपका, वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 कौन? नीलम संजीव रेड्डी, जो क्या रहे हैं आपके राष्ट्रपति भी रहे हैं। क्या रहे हैं? ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो राष्ट्रपति भी रहे हैं। यहां से एक क्वेश्चन और कवर हो रहा है। एक ही कार्यकाल में सबसे कम अवधि तक लोकसभा अध्यक्ष पद पर कौन रहे हैं? नीलम संजीव रेड्डी, जिनको जो है भारत के राष्ट्रपति भी रहे। तो ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो भारत के राष्ट्रपति रहे, नीलम संजीव रेड्डी। और इन्होंने जो है, नीलम संजीव रेड्डी ने जो है राजस्थान के राज्यपाल आरपीएससी के सदस्य थे। कौन? रघुकुल तिलक, इनको बर्खास्त भी किया था, ध्यान रखना। रघुकुल तिलक को क्या किया था? बर्खास्त भी किया था। किसने? नीलम संजीव रेड्डी ने। और ये राजस्थान के राज्यपाल के साथ साथ आरपीएससी के सदस्य भी रहे हुए हैं, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हाँ, इसके मैं एक और चीज बता देता हूं, जो है लोकसभा अध्यक्ष का सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? तो सर्वाधिक कार्यकाल जो है आपका बलराम जाखड़ का है। किसका? बलराम जाखड़। ये भी ध्यान में रखना है। पूरा पेपर करवाऊंगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई थी? ठीक है, गुप्त काल की रचना आपकी मुद्रा राक्षस, और किसके द्वारा रची गई है? विशाख दत्त के द्वारा, ठीक है। और वैसे इसमें जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य काल का वर्णन मिलता है, लेकिन रची किस में गई थी? गुप्त काल में। काव्य मीमांसा जो है आपकी, ये किसकी रचना है? ये राजशेखर की है, गुर्जर प्रतिहार कालीन रचना है, ठीक है। राज तरंगिनी ये आपकी है कल्हण की, ठीक है। और मणि मेखली जो है ये आपकी शीतले सतनार नाम के एक लेखक की रचना है। किसकी? शीतले सतनार की। थोड़ा जल्दी से करवा देता हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, 75 क्वेश्चन है। फिर फतेहपुर सीकरी में निर्मित वह इमारत जिस पर गुजराती शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। गुजराती शैली का प्रभाव होता है आपका जोधाबाई के महल पर, और इसका निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो इसका उत्तर डायरेक्ट याद रख सकते हो, ऑप्शन नंबर 4 जोधाबाई का महल, जिस पर गुजराती शैली का क्या मिलता है? प्रभाव मिलता है। फिर दुनिया के वह पहले राजनीतिक कैदी जिनका मामला हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चला था। तो दुनिया के पहले राजनीतिक कैदी जिनका मामला जो है हेग स्थित जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चला था, तो वह आपके वीडी सावरकर।
वीटी सावरकर ऐसे पहले राजनीतिक कैदी थे जिनका मामला आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला था। फिर जो आता है आपका नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा थोड़ा जल्दी से कराऊंगा लेकिन डिटेल से करवाऊंगा। नानक भील ये आपके बूंदी क्षेत्र से संबंधित है और बूंदी के बरड क्षेत्र से, बरड जो किसान आंदोलन हुआ था, 1 मिनट से लिख देता हूं, कौन सा, बरड किसान आंदोलन, ठीक है। और इनका जो है डाबी हत्याकांड हुआ था। और डाबी हत्याकांड की अगर डेट याद रखनी है आपको तो ये 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। और इसमें जो है इकराम हुसैन ने गोली चलाने के आदेश दिए थे। इकराम हुसैन ने क्या दिए थे, गोली चलाने के आदेश, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं। और इसमें जो है आपके नानक भील, कौन है, नानक भील प्लस देवलाल गुज्जर जो है शहीद हो गए थे। देवलाल गुज्जर ये दोनों क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, ठीक है। और इन्हीं की याद में जो है आपका माणिक्यलाल वर्मा ने, किसने, माणिक्यलाल वर्मा ने एक अर्जी गीत लिखा था। कौन सा, अर्जी गीत, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 15, लाला लाजपत राय के बारे में जो है सही कथन बताना है। लाला जी ने लाहौर के द पंजाबी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका आदर्श वाक्य किसी भी मूल्य पर स्वावलंबन था, ठीक है। तो लाला जी ने लाहौर से द पंजाबी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका आदर्श वाक्य था किसी भी मूल्य पर स्वावलंबन, ठीक है, ये सही है। फिर लाला जी की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1920 में और सितंबर 1920 में, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन इसमें क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। 16वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सबसे पहली बात तो कि सरदार पटेल ने देशी रियासतों से ऐसे किसी भी समझौते से इनकार किया जो विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, यातायात व संचार मामले भारत संघ को नहीं सौंपता। यानी ऐसी रियासतें जो चाहती थी कि विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, यातायात व संचार भारत संघ को नहीं सौंपेंगे, तो ऐसे जो है साफ साफ इनकार कर दिया था। तो ये बिल्कुल क्या है, सही बात है, ठीक है। फिर सरदार पटेल को भारत में रियासतों के विलय कराने के कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। सरदार पटेल ने सिविल सेवकों को भारत का इस्पाती ढांचे की संज्ञा दी, बिल्कुल। सिविल सेवक जो होते हैं, लोक सेवक होते हैं, उनको क्या दिया, भारत के इस्पाती ढांचे के संज्ञा दी। सरदार पटेल ने संविधान सभा में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया, तो ये गलत है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, असत्य बताना था। जो आपका ट्रिस्ट विद जो डेस्टिनी है वो भाषण दिया जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। और कब दिया ये, तो आजादी की पूर्व संध्या पर, यानी कि 14 अगस्त 1947 को। ये जाना माना भाषण है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। तो उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 17, पुरातत्वविद अक्षय कीर्ति व्यास ने किस सभ्यता स्थल की खोज की। तो अक्षय कीर्ति व्यास ने जो है आपकी जो है आड़ सभ्यता स्थल की खोज की। कब की, 1953 में, ठीक है। और इसके अलावा जो है आरसी अग्रवाल, नाम याद रख लेना, आरसी अग्रवाल, एसडी सांकलिया, ठीक है। इसके अलावा जो है वीएन मिश्र, ये ना सारे के नाम आड़ से संबंधित है, वीएन मिश्र। और इसके अलावा पीएल चक्रवर्ती, और एक नाम है डेक्कन कॉलेज पूर्णा, डेक्कन विश्वविद्यालय, सॉरी कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय पूर्णा या पुणे, ठीक है। और मेलबर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न तो आप सब जानते होंगे, क्रिकेट के रसिया हो तो मेलबर्न जरूर जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया। इन सब ने जो है कहां उत्खनन किया, आड़ में। और यहां पर 8 स्तर में क्या हुई, खुदाई, 8 स्तर में खुदाई हुई है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में किसे वेरीगट की उपाधि दी गई है। तो पृथ्वीराज विजय किसका है, जयानक का है, ठीक है। और इसमें वेरीगट कहा गया है गोविंद तृतीय को। किसको, गोविंद तृतीय को। अगला क्वेश्चन नंबर 19, अभी देखो मैथ के क्वेश्चन भी आएंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी 5 मई 1897 को हुई। तो 1897 याद रखना है। और किसने की, स्वामी विवेकानंद ने। किसने, स्वामी विवेकानंद जी ने जो है इसकी, विवेकानंद, इन्होंने इसकी स्थापना की। कब,
5 मई 1897 में। डोनाल्ड ट्रंप बोलता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, वो बोलता है ना स्वामी विवेकानंदन, तो वैसे स्वामी विवेकानंद जी ने जो है आपकी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला जो क्वेश्चन है आपका, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में रोशनिया है उनके विद्रोह के दमन में किसने अहम भूमिका निभाई? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में रोशनियों के विद्रोह के दमन में जो है मिर्जा राजा मान सिंह ने, ठीक है, किसने? मिर्जा राजा मान सिंह ने। अब एक चीज और इस साल से जो चेंज हुआ है, साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपके जो है किसमें आएंगे? फर्स्ट पेपर में आएंगे, इस कारण जीके थोड़ा सा और कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में तांत्या टोपे का सहयोग करने वाला कोठरिया का सामंत कौन था? तो 1857 में जो है स्वतंत्रता संग्राम में तांत्या टोपे का सहयोग करने वाला कोठारिया का जो सामंत था वो था जोध सिंह। और तांत्या टोपे ने राजस्थान में सर्वप्रथम टोंक पर अधिकार किया था। किस पर? टोंक पर अधिकार किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, 15 मार्च 1921 को अजमेर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, बात है 15 मार्च 1921 ठीक को अजमेर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता जो है आपकी किसने की? तो मौलाना शौकत अली ने की। किसने? मौलाना शौकत अली ने। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे आप याद रख सकते हो। अजमेर से दरगाह याद रखोगे और दरगाह से क्या याद रखोगे? मौलाना शौकत अली। ठीक है, तो 15 मार्च 1921 को अजमेर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जो है मौलाना शौकत अली ने। अब जो है आपके साइंस के क्वेश्चन है, पौधे पर परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना, ठीक है, पतझड़ में होता है ना, जो पकी हुई पत्तियां और फल है उनका झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? तो यह जो होता है आपका किसके कारण? एब्सिसिक अम्ल के कारण। ठीक है, ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सिन जो होता है आपका, ऑक्सिन होता है वृद्धि एवं विकास से संबंधित, पौधों में वृद्धि व विकास से संबंधित होता है पौधों में ही। जिब्रेलिन होता है तने की वृद्धि और फूलों की वृद्धि के, तने की व फूलों की वृद्धि के लिए। ठीक है, फूलों की वृद्धि के लिए। ठीक है, साइटोकाइनिन नाम सुना होगा। साइटोकाइनिन होता है कोशिका विभाजन में सहायक। ये सारे पादप हार्मोन है कोशिका विभाजन में सहायक, कोशिका विभाजन में सहायक होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल, जो क्या आता है? परिपक्व पत्तियां और फूलों के झड़ने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा जो जीव है जो नदी पारिस्थितिकी तंत्र में वही महत्व रखता है जो जंगल में बाघ? जंगल में बाघ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु। वैसे जो जलीय जीव कौन है? राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है भारत का? तो गंगेई डॉल्फिन है। कौन सी? गांगेई डॉल्फिन, जो मछली होती है गांगेई डॉल्फिन, वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो भारत में कौन सा जीव नदी पारिस्थितिक तंत्र में वही महत्व रखता है जो जंगल में बाघ? तो बाघ राष्ट्रीय पशु है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव है आपका गांगेई डॉल्फिन, जो गंगा नदी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डुबोने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है। मतलब जल में हम रख देते हैं उसको तो 8 न्यूटन भाग हो जाता है। तो पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार क्या होगा? तो यहां पर जो लगेगा वो लगेगा आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत आपका कहता है कि जो है अपन किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं ना, शॉर्ट में लिख देते हैं, वस्तु को पानी में डुबोने पर विस्थापित जल, मतलब जितना जल विस्थापित होता है, विस्थापित जल उस वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है। वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर देखो 10 न्यूटन था, 8 न्यूटन क्या हो गया? तो 2 न्यूटन क्या हो गया? कम हो गया। तो देखो जल उस वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है विस्थापित जल, तो कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन इसका उत्तर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक जिसमें जो है COH एक क्रियात्मक समूह है, ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का, जो होता है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसका जो है क्रियात्मक समूह का क्या है? ये एग्जाम्पल है। तो इसमें अनुलग्न लगता है आपका ओइक अम्ल, और यहां से ओइक अम्ल में आप पता लगा सकते हो, तो ये उत्तर हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। जो भी ये वाला समूह लगता है कार्बोक्सिलिक अम्ल पर लगता है, और लास्ट में शब्द आता है ओइक अम्ल। जैसे प्रोपेनोल है, ये आपका एल्कोहल समूह है। कौन सा? एल्कोहल।
और इसमें अनुलग्न लगता है OH। OH जहां भी लगेगा, सॉरी OH जिसमें भी होगा उसमें ओल लगेगा लास्ट में। और ये प्रोपेनेल ये होता है CHO, एल्डिहाइड समूह, ठीक है, एल्डिहाइड, ये ध्यान रखना है। और इसमें हमेशा लास्ट में एल लगता है। जैसे अगर यहां पर COH की जगह CHO होता तो उत्तर प्रोपेनेल हो जाता है, क्योंकि ये एल्डिहाइड हो जाता है और एल्डिहाइड में लास्ट में एल लगता है। ये आपका कीटोन समूह है, इस हिसाब से होता है कीटोन। अगर ये लिखा हो जाता तो ये होता कीटोन, ठीक है, और कीटोन के लास्ट में लगता है ओन, तो उत्तर क्या हो जाता है ओन। तो ये अगर OH लिखा होता है इसकी जगह तो उत्तर पहला होता, और इसकी जगह अगर CHO लिखा होता तो ये उत्तर होता, और इसकी जगह अगर ये C डबल बॉन्ड होता तो ये तीसरा उत्तर होता। लेकिन ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन है, दी हुई अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यहां पर देखो इस हिसाब की एक अभिक्रिया है। तो देखो यहां पर है कि आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है। और ऑक्सीकृत होने का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, किसका, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो देखो आयरन यानी Fe, फेरस, आयरन यहां पर अकेला और यहां पर देखो आयरन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब ये ऑक्सीकृत हो रही है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। फिर है जल अपचयित हो रहा है। जल अपचयित का मतलब हो गया कि जल से ऑक्सीजन हट रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीजन का हटना या ऑक्सीजन का हटाना। तो देखो जल यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर हट रही है, तो ये क्या हो रहा है, जल अपचयित हो रहा है, सॉरी जल अपचयित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, कि जल अपचाय के रूप में कार्य करता है। तो अपचाय क्या होता है, अपचायक होता है दूसरों का ऑक्सीकरण करता है, दूसरों का ऑक्सीकरण करता है, या जो है ऑक्सीकरण करता है। देखो दूसरों का ऑक्सीकरण कर रहा है या नहीं कर रहा जल, ठीक है। और ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है जो दूसरों का, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक मिनट उल्टा लिख दिया, एक मिनट पीछे कर देता हूं। देखो अपचाय क्या होता है, जो दूसरों का क्या करता है, अपचयन करता है, दूसरों का अपचयन करता है, ठीक है, और खुद का ऑक्सीकरण करता है। और ऑक्सीकारक हो गया जो दूसरों का क्या करता है, दूसरे का ऑक्सीकरण और खुद का अपचयन करता है। तो यहां पर क्या कर रहा है, खुद का तो अपचयन कर रहा है और दूसरे का ऑक्सीकरण कर रहा है, इसका मतलब चौथा सही है, तीसरा गलत है। जल क्या है, ऑक्सीकारक है, जो दूसरों का तो ऑक्सीकारक और खुद का क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है। तो खुद का अपचयन हो रहा है, क्योंकि दूसरा कथन भी बोल रहा है कि जल क्या है, अपचयित हो रहा है। तो पहला दूसरा चौथा सही है, तीसरा गलत है। तो पहला दूसरा चौथा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ये देखो अब अपने खुद के क्वेश्चन आगे। यदि 3 संख्या A का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड है तथा 7 संख्या B का एक न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड है, तो संख्या A प्लस B का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आते मात्र 2 सेकंड के उत्तर हैं आपके पास। 3 क्या है, संख्या A का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड है, और 7 है संख्या B का। तो दोनों के योग का कौन सा होगा, तो 3 और 7 को जोड़ दो, आ गया 10। अब 10 में देखो ऑप्शन में सबसे छोटा भाग किसका जा रहा है, 2 का। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 का। ठीक है, 5 का भी जा रहा है, 10 का भी, लेकिन सबसे छोटी संख्या जिसका भाग जा रहा है वो 2 है, तो उत्तर हो जाएगा 2। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, दोनों को जोड़ देना होता है। अगर यहाँ A माइनस B होता तो उस हिसाब से कर देते घटा के, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और इजी है। और इजी कैसे है, देखो 7 की पावर 0.25, ठीक है, गुणा यहां 7 की पावर 2 है, उसकी पावर जो है कितनी है, 0.075। तो इसको ऐसे लिख लेंगे। और यहां पर 343 का जो है इस हिसाब से करो, 7 चौक 28, बच गए कितने, 5 9 7 7 7। तो ये आ गया 7 की पावर 3। तो 7 की पावर 3 गुणा 0.2, ठीक है। फिर 243 को लिख सकते हैं 3 की पावर 5 गुणा हो जाएगा 0.3 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 0.07। अब देखो आधार सेम है तो घाते जुड़ जाती है। तो 7 की पावर 2 5 प्लस 0 पॉइंट जो है यहां पर ये तो गुणा होते ही क्या आ जाएगा, 1 जो है 0.15 आ जाएगा। तो 0.15 प्लस जो है ये हो जाएगा 0.6, बट्टा में हो जाएगा 3 की पावर, देखो यहां पर हो जाएगा 13 पंजो 65, 0.65, और प्लस में यहां पर 3 की पावर क्या जाएगी, 5 से गुणा करते ही 0.35। तो ऊपर देखो 25 और 15 हो गए 40, 40 में 60 जोड़े, क्योंकि 6 पॉइंट के जस्ट बाद है तो 6 जीरो भी लिख सकते हैं इसको। तो ऊपर हो गए 7 की पावर 1, और नीचे देखो 65 और 35 100, यानी 10 7/3। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है।
यदि बहुपद जो है ये दिया हुआ है ये वाला, और ये जो आगे वाला बहुपद दिया हुआ है ये इससे विभाजित होता है, तो a और b का मान निकालो। तो इसको जो है श्रीधराचार्य विधि से करेंगे तो श्रीधराचार्य होती है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो b क्या है 3। ठीक है, जो x का गुणांक होता है उसको a कहते हैं, जहां a का इसमें b होता है x स्क्वायर का गुणांक a होता है, और b होता है x का गुणांक जो -3 है, और c होती है जो अचर राशि होती है वो। तो -b तो -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो गया 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8/2। तो ये हो गया 3 प्लस माइनस 1/2। तो एक बार प्लस लेंगे तो 3 प्लस 1/2, एक बार माइनस लेंगे तो 3 माइनस 1/2। तो यहां से 4/2 2 और यहां से 1, तो 2 और 1 ये दो मान आ गए। अब इस जो भी दो ये मान है उनमें से कोई भी एक मान जो है उस समीकरण में रख दो। जैसे x का मान 1 रख देते हैं, तो जैसे 1 रखेंगे तो यहां पर क्या आएगा, जैसे देखो यहां इतना देख लिया आपने, हटा देता हूं मैं इसको। जैसे ही आप देखो x के दो मान आए, एक तो 2 और एक 1, तो इनमें से कोई भी एक मान इस समीकरण में लिख दो। तो 1 लिख देते हैं, x की जगह 1 लिखेंगे तो 1 का क्यूब 1 प्लस a और 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस b गुणा 1, तो b प्लस 10। ठीक है, ये बराबर 0 होगा। तो a माइनस बी बराबर ये 11, इस साइड जाके माइनस का 11। अब बाई ऑप्शन कर दो, a और b के मान रखो। पहले ऑप्शन को रखेंगे a की जगह 2, b की जगह 13, तो -11 आ रहा है, तो पहला ही सही हो गया, बाकी में नहीं आएगा। देख लो 3 माइनस 10 क्या -11 आ रहा है, -2 -13 तो -15 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और 1 - 2 बराबर -1 आ रहा है, ये नहीं हो रहा। तो उत्तर क्या हो गया बाई ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो वापस पीछे जाकर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक ठोस घनाभ की भुजाएं क्रमशः से 72, 75 और 135 सेंटीमीटर है, तो ऐसे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका आयतन इस ठोस घनाभ के आयतन के बराबर है। तो देखो 72, 75 और 135 सेंटीमीटर का एक घनाभ है। ठीक है, और ऐसे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका आयतन इस ठोस घनाभ के बराबर है। तो देखो ऐसे घन की जो है जिसकी मतलब घनाभ की भुजाएं दी हुई है 72, 75 और 135, और अपने को ऐसा घन ज्ञात करना है जिसकी भुजा क्या हो, इसके बराबर हो। ठीक है, ऐसे घन जिसका आयतन क्या है इसके बराबर। तो देखो 72 का वैसे इस हिसाब से जो है आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1। ठीक है, फिर हम 75 का करते हैं। 75 का करेंगे तो सबसे पहले 3 का जाएगा 25 बार, फिर 5 का 5 बार, 5, 1। ठीक है, फिर करेंगे 135 का। 135 में 3 का भाग जाएगा बिल्कुल 4 बार, 5 बार, फिर 3 का जाएगा बिल्कुल 15 बार, फिर 3 का जाएगा बिल्कुल 5 बार, फिर 5 का 1 बार। अब देखो इसमें क्या करेंगे, कलर चेंज करता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। 3 का जोड़ा बनाओ, 1, 2, 3, 2 का एक जोड़ा बन गया तो लिख लिया 2। फिर 3 का देखो 1, 2 सब में बनाना है, 2 और 3 का देखो 3 संख्या का एक जोड़ा बन गया 3। फिर देखो 1, 2, 3, यहां पर एक और 3 बन गया, और यहां पर 5 का 3 का जोड़ा एक और बन गया, ये 5। तो देखो एक घनाभ की भुजाएं दी हुई थी और बोला था कि ऐसे घन की भुजा ज्ञात करो जिसकी जो है आयतन इस घनाभ के बराबर हो। तो बस 3 का जोड़ा बना लिया, 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 3 से किया 18, 18 को 5 से गुणा किया तो 90। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है रॉकेट का ऊपरी हिस्से का जो एक रॉकेट है उसका ऊपरी हिस्से का आकार एक लंबवर्तीय शंकु के आकार का है जिसकी जो है ऊंचाई 3 मीटर है, जबकि इसका निचला भाग बेलनाकार है जिसकी त्रिज्या 3 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है। इंजन के अंदर जगह बनाने के लिए रॉकेट के आधार का अंदर से अर्धवृत्ताकार रूप में काटा जाता है जिसकी त्रिज्या 3 मीटर है। तो रॉकेट का आयतन ज्ञात करो। ठीक है, इधर रॉकेट बना देता हूं, इधर बना देता हूं। ऐसे एक रॉकेट है, ठीक है, ऊपर तो जो है आपके क्या है शंक्वाकार है जिस जो है 3 जो है मीटर ऊंचाई का है। फिर बेलनाकार है जिसकी त्रिज्या तो 3 है और ऊंचाई कितनी है 10, और इसके अंदर ऐसे अर्धवृत्ताकार क्या जगह काट दी ऐसे। इसका आयतन बताना है, तो इसका आयतन ऊपर वाले शंकु का आयतन, बेलन का आयतन और माइनस हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो देखो शंकु का आयतन होता है πr²h प्लस बेलन का आयतन होता है शंकु का होता है 1/3 πr²h, बेलन का होता है πr²h। ये r दूसरा, इसको r1 इसको r2 मान ले, तो वैसे एक हो या ना हो अपन बाद की बात है, वैसे तो r एक जैसी है लेकिन मान लेते हैं। ठीक है, और माइनस कर देंगे
अर्धगोले का, क्योंकि ये जो है अर्धवर्ताकार है, ये अर्धगोले के टाइप से हो जाएगा पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आर जो है, वैसे तो आर सारी कॉमन है लेकिन अपने को इतना माथाफोड़ी नहीं करनी है, तो यहां से पाई को बाहर ले लो क्योंकि पाई के पदों में, तो यहां बचेगा 1/3 और आर कितनी है 3 × 3। शंकु की आर पूछी है, शंकु की आर भी 3 है और ऊंचाई भी 3। ठीक है, इसको h1 इसको h2 मान लो, तो ये ऊंचाई भी इसकी कितनी है 3 प्लस अब है ये बेलन, ये तो क्या शंकु, ये है बेलन और ये है आपका अर्धगोला, अर्धगोला, इसकी अलग अलग ऊंचाई त्रिज्या है। फिर देखो ये शंकु है, इसकी ये ऊंचाई 3 है और त्रिज्या भी 3 है, तो शंकु की त्रिज्या भी 3 लिख दी r² और ऊंचाई भी 3 लिख दी। अब बेलन की बात करें, पाई कॉमन ले लिया, बेलन की त्रिज्या तो 3 है, 3 × 3, लेकिन ऊंचाई कितनी है 10, तो गुणा 10 माइनस 2/3, पाई कॉमन ले लिया r³ और इसकी r कितनी है 3। अर्धगोला देखो अर्धवर्ताकार रूप से काटा, जिसकी भी त्रिज्या कितनी है 3, तो ऐसे हो गया, इस 3 से ये 3 कट गया और इस 3 से ये 3 कट गया। अब जो गुणा आ रहा है उनको गुणा कर दो, बाहर तो पाई को पाई रखो। ठीक है, यहां पर 3 × 3 9 प्लस 3 × 3 9, 9 को 10 से किया 90 और माइनस 3 × 3 9, 9 को 2 से किया 18, तो ये देखो पाई और ये 90 और माइनस 9, तो ये आ गया 81 पाई। उत्तर क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 33, इसमें देखो क्या होता है, बहुलक ज्ञात करना, सबसे इजी बहुलक ज्ञात करना ही होता है। तो सबसे बड़ी संख्या को लो, ये रही सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये रही। ठीक है, अब जो है आपको इसको माना है f1 और इससे जस्ट पहले वाले को f0 और इससे जस्ट बाद वाले को f2, और यहां पर जो ये 3 है इसको मानते हैं l, लोअर लिमिट होती है, और इन दोनों का अंतर जो होता है अंतर उसको मानते हैं h, कि कितने का अंतर है, जैसे 2 का अंतर है। और जो है बहुलक का फॉर्मूला होता है l प्लस f1 माइनस f0 बट्टा 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h, बस डायरेक्ट रख दो। L क्या है, लोअर लिमिट, नीचे वाली लिमिट कितनी है बहुलक, बहुलक वर्ग होता है सबसे बड़ी संख्या वाला, 8 सबसे बड़ी संख्या है, इसको f1 और इससे पहले f0 इसके बाद f2 मान लिया, और इसी बहुलक वर्ग का जो है ये L हो जाएगी और इनका अंतर h हो जाएगा। 3 प्लस f1 कितना है 8 माइनस f0 है 7, 2 गुणा f1 8 माइनस f0 कितना है 7 माइनस f2 कितना है 2 और गुणा h कितना है 2। ठीक है, तो ये हो गया 3 प्लस 1 और 16, ये हो गया 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7 गुणा 2, तो ये हो गया 3 प्लस 2/7, तो ये हो गया 3 प्लस 2 में भाग जाता नहीं है तो 0 20 हो जाएंगे तो 2, तो 3.2 से कौन सा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आगे करने की जरूरत नहीं है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दंड आरेख में सभी दंडों की चौड़ाई समान होती है, बिल्कुल। दंड आरेख बनता है ना ऐसे, सभी दंडों की जो है चौड़ाई समान होनी चाहिए, बिल्कुल। आय चित्र एक सतत वर्ग वाली बारंबारता बंटन का ग्राफ या निरूपण है, बिल्कुल ठीक है। आय चित्र एक विमीय होता है, तो ये गलत हो गया, उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3, ये होता है द्विविमीय। क्या होता है, द्विविमीय होता है। और वर्त आरेख के केंद्रीय कोणों का योग 360 डिग्री होता है, बिल्कुल ये वर्त आरेख होता है, इसमें कितने भी कोण बन जाओ टोटल 360 डिग्री होता है। तो ये अपने 34 क्वेश्चन हो चुके हैं, टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं, गणित तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें।